नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गारबदेसर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड यानी समय अवधि जो है 3200 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक, 3200 BC से 1300 BC तक। हालांकि हड़प्पा सभ्यता की समय अवधि को लेकर के अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। विद्वानों को इसकी समय अवधि को लेकर के मत के नहीं है, फिर भी रेडियो कार्बन पद्धति से निर्धारित जो समय अवधि है 3200 से 1300 तक की। तो यहाँ जब रेडियो कार्बन पद्धति का जिक्र आ रहा है तो अपन थोड़ी समझते हैं क्या होती है रेडियो कार्बन पद्धति। रेडियो कार्बन पद्धति कार्बन का एक समस्थानिक होता है C14, जिसका अर्ध आयुकाल होता है 5730 वर्ष। इस अर्ध आयुकाल का मतलब है कि हर 5730 वर्ष बाद पौधों में अवशोषित कार्बन 14 की मात्रा आधी हो जाती है, यानी पौधों के द्वारा अवशोषित कार्बन 14 की मात्रा प्रत्येक 5730 वर्ष बाद आधी हो जाती है। अब इसका ये जो टाइम पीरियड है वो निर्धारित कैसे करते हैं। किसी भी प्राप्त अवशेष में कार्बन 14 की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। जिस किसी भी अवशेष में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वो अवशेष उतना ज़्यादा पुराना होगा। जैसे अपन एक उदाहरण लेकर के देखते हैं। एक अवशेष है जिसमें कार्बन 14 की अवशोषित मात्रा 100 इकाई है और 100 इकाई है, तो 5730 वर्ष बाद ये मात्रा रह जाएगी 50 इकाई, क्योंकि अर्धायुकाल यानी 5730 वर्ष बाद ये आधी हो रही है। फिर अगले 5730 वर्ष बाद फिर ये आधी हो जाएगी यानी 25। फिर अगले 5730 वर्षों में फिर आधी हो जाएगी 12.50। और एक दूसरा अवशेष जिसमें मान लो कार्बन 14 की मात्रा शुरू में 100 इकाई है, 5730 वर्ष बाद ये हो जाएगी 50। फिर अगले 5730 वर्ष बाद ये हो जाएगी 25। अब दो अवशेष हमें मिले, एक के अंदर कार्बन 14 की मात्रा 12.50 है और दूसरे के अंदर 25। यहाँ कार्बन 14 की मात्रा चूँकि इस अवशेष के अंदर कम है, इसके अंदर ज़्यादा है, तो अभी जिसके अंदर कम होती है मात्रा वो उतना ही ज़्यादा पुराना होता है, तो इस अवशेष की जो अवधि होगी वो ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा पुराना होगा। क्योंकि यहाँ देखिए 5730 प्लस 5730 प्लस 5730, ये तीनों जुड़ करके इतने वर्ष ये पुराना होगा, जबकि यहाँ ये 2 बार ही जुड़ेगा, तो ये 5730 वर्ष ज़्यादा पुराना होगा ये अवशेष। अर्थात जिस किसी भी अवशेष में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वो अवशेष उतना ही ज़्यादा पुराना होगा। अब अपन बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता जो कि 3200 BC से लेके 1300 BC तक है। इसको अपन 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला भाग है इसका प्राक या प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता। दूसरा भाग है विकसित हड़प्पा सभ्यता और तीसरा भाग है परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। यदि इनके टाइम पीरियड की बात करें तो प्राक हड़प्पा सभ्यता का जो समय अवधि है वह 3200 BC से 2600 BC
विकसित हड़प्पा सभ्यता, इस स्टेज में हड़प्पा सभ्यता अपने एकदम चरम पर होती है, नगरीकरण की स्टेज में आ जाती है एकदम चरम पर। यह है इसका 2600 BC से 1900 BC। और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का मतलब अब हड़प्पा सभ्यता अपने ढलान पर होती है, यहाँ से हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ये 1900 BC से 1300 BC। हालांकि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का इस चैप्टर के बाद में अंत में जब पतन पढ़ेंगे और पतन के बाद में अपन पढ़ेंगे तब इसका जिक्र करेंगे। अब हड़प्पा सभ्यता की विस्तार से चर्चा करने से पहले इससे पहले का जो ऐतिहासिक कालखंड है उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जैसे प्राक हड़प्पा सभ्यता 3200 ईसा पूर्व से शुरू हो रही है, इससे पहले का जो कालखंड रहा है 3200 पहले का, उसके अंदर कौन कौन सी जो ऐतिहासिक घटनाक्रम या कालखंड आते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालते हैं अपन। इतिहास। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद्यऐतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल। और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल समयावधि की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल का जो टाइम पीरियड है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। आद्यऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे का समय। अब ये जो इतिहास का विभाजन किया गया है वो इन कालखंडों में जो हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर किया गया है। किस प्रकार के साक्ष्य हमें मिले उसके आधार पर। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इस ऐतिहासिक कालखंड में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है, कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। अब देखिए, जब हम किसी भी ऐतिहासिक कालखंड का अध्ययन करते हैं और वहाँ कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होगा तो उस ऐतिहासिक कालखंड का अध्ययन अपन कैसे करेंगे। तो यहाँ जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो इस काल का ऐतिहासिक अध्ययन जो जानकारी मिलेगी हमें केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर आधारित होगी। यहाँ जो अध्ययन किया जाएगा वो केवल पुरातात्विक स्रोतों का, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर अपन इस कालखंड का अध्ययन करेंगे। यहाँ जिक्र आ रहा है लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। ये क्या होते हैं लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य? यानी इतिहास को जानने के जो सोर्स होते हैं, इतिहास से जानने के जो सोर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पाठ्यात्मक या जिसको साहित्यिक साक्ष्य भी या साहित्यिक स्रोत भी बोल सकते हैं, साहित्यिक साक्ष्य। और दूसरा जो होता है वो होता है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, पाठ्यात्मक या साहित्यिक स्रोत इनकी एक निश्चित लिपि होती है जिसको पढ़ा जाता है, यानी यहाँ क्या होती है इनकी एक निश्चित लिपि होती है। जबकि जो पुरातात्विक साक्ष्य या पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं इनके अंतर्गत भौतिक अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ भौतिक अवशेष होते हैं, भौतिक अवशेष के आधार पर ही इनका अध्ययन किया जाता है। और यहाँ क्या होती है इनकी एक निश्चित लिपि होती है। हालांकि ये भी आगे काफ़ी विस्तृत है, अगर आगे और इनकी काफ़ी बड़ा चैप्टर बन सकता है। लेकिन जैसे मान लो साहित्यिक स्रोत हैं तो इनका आगे विभाजन होगा धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, लौकिक साहित्य, फिर रासो साहित्य आता है, वेणी साहित्य, इस प्रकार के लोक कथाएं वगैरह। और फिर इधर देखें पुरातात्विक में तो शिलालेख है, अभिलेख है, सिक्कों का अध्ययन है, बहुत सारा। लेकिन हमें ज़्यादा गहराई में नहीं जा करके
केवल इतिहास जानने के जो सोर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पाठ्यात्मक या साहित्यिक और दूसरे पुरातात्विक। तो यहाँ पर जब अपन अध्ययन कर रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल में, इनमें से कौन सा आएगा? पुरातात्विक। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखित साक्ष्य या साहित्यिक साक्ष्य, लिखित का मतलब होगा ये पाठ्यात्मक या साहित्यिक साक्ष्य की उपलब्धि नहीं है, तो इस काल का जो अध्ययन होगा वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। फिर जब ये कहा जाता है भाई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो पुरातात्विक होगा, क्योंकि कहा जाता है कि जब साहित्य मौन हो जाता है तो पुरातत्व तो बोलना शुरू करता है, और यही बात यहाँ लागू भी होती है। फिर आधे ऐतिहासिक काल में यदि देखें, आधे ऐतिहासिक काल में लिखित साहित्य तो उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन इनकी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया, लिपि को पढ़ाए नहीं गए। तो वही बात, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है। और तीसरा जो आता है ऐतिहासिक काल, इनका लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी है और इनकी लिपि पढ़ी भी गई है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और लिपि भी पढ़ ली गई है। यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल में देखें तो पाषाण काल का यहाँ अध्ययन किया जाता है, पाषाण काल का। और आधे ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इनका जो अध्ययन है वो आधे ऐतिहासिक काल में किया जाता है। और यहाँ पर महाजनपद काल, महाजनपद काल का ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्योंकि आज का अपना जो मुख्य टॉपिक है वो हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन अपन हड़प्पा सभ्यता से पहले थोड़ा सा जिक्र पाषाण काल का भी करेंगे। पाषाण काल, लिथिक एज, पाषाण काल यानी लिथिक एज। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसका दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल, और तीसरा भाग जो है वो है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इनका टाइम पीरियड, पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड है 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 6 लाख बीसी से 10,000 बीसी। और मीजोलिथिक एज, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 9,000 बीसी से 4,000 बीसी। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वह 4,000 बीसी से 1,000 बीसी। ये होगा इनका टाइम पीरियड। अब ये जो टाइम पीरियड समयावधि दी गई है, इसे यदि अपन थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करें तो हड़प्पा सभ्यता 3200 ईसा पूर्व में शुरू हो रही है और नवपाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व। यहाँ यदि इतने पाषाण काल के तीनों भागों में देखें तो नवपाषाण काल हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा लिंक हो रहा है, 3200 ईसा पूर्व में, 4,000 ईसा पूर्व में। तो अपन तीनों भागों में थोड़ा सा जिक्र करेंगे और नवपाषाण काल का थोड़ा सा अतिरिक्त विशेषताओं को देखेंगे कि नवपाषाण काल तक आते आते समाज में क्या क्या चेंजेस आने शुरू हो गए थे, और फिर उन चेंजेस से, उन सामाजिक परिवर्तनों का अपन हड़प्पा सभ्यता से लिंक करते हुए हड़प्पा सभ्यता की डिटेल से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में विभाजित किया गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल की जो समयावधि है वो है 6 लाख बीसी से 1.5 लाख बीसी। मध्य पूरा पाषाण काल की समयावधि 1.5 लाख बीसी से 35,000
BC और उच्च पुरापाषाण काल की समयावधि है 35,000 BC से ये 10,000 BC। ये होगी पुरापाषाण काल की समयावधि। हालांकि पुरापाषाण काल के यदि अपन उपकरणों की बात करें तो निम्न पुरापाषाण काल में चॉपर चॉपिंग, जिनको गंडासा और खंडक बोला जाता है, वो उपकरण मिलते हैं। पंजाब की सोह नदी घाटी में प्रोफेसर DN वाडिया इसका खोज करते हैं। और इसी प्रकार मद्रास में एक स्थान है बदमुदुरी और अति रकम क्षेत्र में हैंडेक्स और क्लेवर नामक उपकरण मिलते हैं। हस्त कुठार और विदारणी जिनको बोला जाता है, पत्थरों से बनाए गए उपकरण है। फिर मध्य पुरापाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर फलक आधारित उपकरण मिलने के कारण मध्य पुरापाषाण काल को एक विद्वान हुए HD सांकलिया ने फलक संस्कृति नाम दिया। इसी प्रकार उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर ब्लेड और ब्यूरिन टाइप के उपकरण मिलते हैं। और एक विशेषता और है इन उपकरणों की, ये मल्टीपर्पज उपकरण है, यानी उच्च पुरापाषाण काल में मिले उपकरण मल्टीपर्पज है, यानी इनसे एक ही उपकरण से, एक ही प्रकार के उपकरणों से हम काटने का, चीरने का, फाड़ने का, खोदने का, कई प्रकार के काम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई थोड़ी सी पुरापाषाण काल की। अब बात करते हैं अपन मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलना। पशुपालन के प्राचीनतम या सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिलते हैं, जो लगभग 6000 BC 6000 ईसा पूर्व के आसपास मिलते हैं। और दो स्थल हैं, एक बागौर और एक आदमगढ़। बागौर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, जबकि आदमगढ़ MP यानी मध्य प्रदेश में है। तो मध्य पाषाण काल की विशेषता देखें तो लगभग 6000 ईसा पूर्व के आसपास राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ये मध्य पाषाण काल की मुख्य विशेषता। उसके बाद नवपाषाण काल की विशेषताएं अपन देखते हैं। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। ये जो नवपाषाण शब्द है, सर्वप्रथम नवपाषाण शब्द जॉन लुबाक नामक एक विद्वान, जिन्होंने प्री हिस्टोरिक टाइम्स नामक अपनी एक पुस्तक में इसका प्रयोग किया था। जॉन लुबाक ने अपनी एक रचना या एक पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जॉन लुबाक ने सर्वप्रथम नवपाषाण शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद नवपाषाण काल की विशेषताओं में देखें तो कृषि की शुरुआत इस काल की मुख्य विशेषता है। मेहरगढ़ नामक एक प्राचीन बस्ती, मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है, मेहरगढ़ नाम की बस्ती 7000 ईसा पूर्व के आसपास मिलती है बलूचिस्तान में। देखिए, जब कृषि की शुरुआत हो जाती है तो अन्न उत्पादन शुरू हुआ। तो अन्न रखने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई। जब बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई तो बर्तन बनाने शुरू कर दिए लोगों ने। शुरू में बर्तन हाथ से बनाए गए और बाद में चाक निर्मित उपकरण भी बनने शुरू हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुंभकारी की शुरुआत भी नवपाषाण काल की देन है। कुंभकारी की शुरुआत भी नवपाषाण काल की देन है। कुंभकारी का मतलब बर्तन बनाने की जो कला है वो भी नवपाषाण काल की देन। उसके बाद इस काल के उपकरणों की अगर विशेषता देखें तो इस काल के जो उपकरण हैं, तो एक तो अभी तक के जो पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो उपकरण थे पत्थरों से बने हुए, अभी यहाँ भी पत्थरों से उपकरण बने हुए, लेकिन वो सीधे पत्थरों से बने थे, जबकि यहाँ के जो उपकरण है वो पॉलिश किए हुए पत्थरों से, पॉलिश किए हुए पत्थरों के उपकरण है। दूसरी बात, हड्डी निर्मित उपकरण भी इस काल में मिले।
हड्डी निर्मित उपकरण मिले। चिरांद एक स्थल है बिहार में। बिहार में एक चिरांद स्थल है जो सोन, गंगा, गंडक और घाघरा नदियों के संगम पर है। गंगा, गंडक, घाघरा और सोन, इन चारों नदियों के संगम पर एक चिरांद नामक स्थल है बिहार में। वहां से हड्डी निर्मित उपकरण मिलना नवपाषाण काल की विशेषता है। उसके बाद में एक स्थल है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा ये यूपी की बेलन घाटी में, यूपी की बेलन घाटी में कोल्डी हवा नामक स्थल से धान या चावल के साक्ष्य मिले। धान या चावल के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा एस माउंट्स मिलना भी नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है। कर्नाटक में एक स्थल है पिकली हल। पिकली हल, कर्नाटक, यहां से एस माउंट्स मिले। एस माउंट्स यानी भस्म टीले। भस्म टीले ने राख के टीले, कर्नाटक के पिकली हल से राख के टीले मिले हैं जो कहीं न कहीं पशुपालन की ओर संकेत कर रहे हैं। अब अपन अपना जो आज का मुख्य टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, उसके ऊपर आते हैं। हड़प्पा सभ्यता का आज हम जिन बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे उनके ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन खोज, फिर नामकरण, फिर एक टॉपिक आता है विद्वानों के आकर्षण का केंद्र। हड़प्पा सभ्यता विद्वानों के आकर्षण का केंद्र रही है। क्यों रही है? विद्वानों के आकर्षण का केंद्र। फिर इसका हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और पतन एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। और फिर यहाँ का जो शासक वर्ग है उसकी विशेषता देखेंगे, शासक वर्ग की विशेषताएं। तो एक एक टॉपिक का अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं खोज। हालांकि हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में आर.डी. साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसका प्रथम हड़प्पा नामक स्थल खोज करके इसकी शुरुआत की थी। उसके अगले वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। लेकिन 1921 में जो खोज हुई वो खोज की जो सुगबुगाहट है, यानी इसकी जो विकास यात्रा, खोज की जो यात्रा कहाँ से शुरू हुई और 1921 तक पहुँचने की जो पूरी डिटेल है उसके ऊपर अपन नजर डालते हैं। खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज के क्रम में सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नाम के एक साहसिक अंग्रेज अधिकारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके एक यात्रा पर निकले थे। और वो यात्रा करते करते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के एक गांव में स्थित टीले पर पहुंच गए और वहां का जो टीला है उसका अवलोकन किया। तो 1826 में चार्ल्स मेसन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला, साहिवाल के एक टीला है उस पर पहुंच जाते हैं और उसका अवलोकन करते हैं। फिर 1842 ईस्वी में इन्हीं चार्ल्स महोदय ने अपना एक लेख था द नैरेटिव ऑफ जर्नीज, द नैरेटिव ऑफ जर्नीज, द नैरेटिव ऑफ जर्नीज में चार्ल्स महोदय इस टीले का जिक्र करते हैं, जिस टीले की 1826 में पहुंचे थे और उसका अवलोकन किया था। उसी टीले का जिक्र वो अपने लेख द नैरेटिव ऑफ जर्नीज में 1842 ईस्वी में करते हैं। उसके बाद 1850 ईस्वी के दशक में, 1850 के
दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक आर्मी इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करते हैं और अवलोकन करते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय 1850 के दशक में इसी टीले की यात्रा की। 1856 में कराची से लाहौर की रेलवे लाइन का काम चल रहा था। कराची से लाहौर की ये रेलवे लाइन, कराची से लाहौर रेलवे लाइन का काम चल रहा था। उस काम के दौरान जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक दो अंग्रेज अधिकारियों ने इस टीले से कुछ ईंटें प्राप्त की और उन ईंटों को रेलवे ट्रैक बनाने के काम में ले लिया। तो कराची से लाहौर रेलवे लाइन में इस टीले से कुछ ईंटें प्राप्त की और इन ट्रैक में काम में ले लिया। काम में लेने वाले जो अधिकारी थे वो थे जॉन ब्रंटन, विलियम ब्रंटन। उन्होंने वहां से ईंटें प्राप्त हुई और रेलवे ट्रैक के काम में ले ली। फिर 1872 में ये अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय दूसरी बार इस टीले की यात्रा करते हैं। दूसरी बार इस टीले की यात्रा करते हैं। अब 1872 में जो यात्रा करते हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ASI के थ्रू अब की बार जाते हैं और वहां से इस बार वो कुछ साक्ष्य जुटाकर अपने साथ में लाते हैं। साक्ष्यों के रूप में प्राचीन पाषाण उपकरण, प्राचीन मृदभांड और एक वृषभ अंकित मोहर उनको प्राप्त हुई और वो अपने साथ लेकर आए। फिर 1912 में JF फ्लिट नाम के एक महोदय ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में जो लेख प्रकाशित होते हैं उनमें इस टीले के ऊपर एक लेख प्रकाशित करवाया। उसके बाद 1921 ईस्वी में 1921 ये खास है क्योंकि 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल, जो उस समय ASI के महानिदेशक थे, तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व और निर्देशन में RD साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस टीले की खोज हड़प्पा नामक स्थान से की। हड़प्पा नामक स्थान से इस टीले की खोज कर दी और अगले ही वर्ष 1922 ईस्वी में अगले ही वर्ष RD बनर्जी, अब की बार निर्देशन तो इनका ही था, अब की बार RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ऊपर RD साहनी है, राय बहादुर दयाराम साहनी जो हड़प्पा नामक स्थल की खोज करते हैं, और फिर अगले ही साल RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज कर देते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज। फिर 1924 में जॉन मार्शल आधिकारिक घोषणा कर देते हैं। 1924 ईस्वी में जॉन मार्शल लंदन में द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज नाम से एक लेख छपता है और उस लेख में इस सभ्यता स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता नाम से आधिकारिक घोषणा कर देते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि 1826 में चार्ल्स मेसन सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर पहुंचे और उसके तकरीबन 100 वर्ष बाद 1924 में जॉन मार्शल द्वारा इस सभ्यता स्थल की घोषणा की जाती है आधिकारिक रूप से। तकरीबन 100 वर्षों की ये यात्रा रही है। तो 1826 से शुरू हुई, फिर अलग अलग विद्वानों ने इस टीले की यात्रा की, वहाँ से साक्ष्य जुटाए, अध्ययन किया, अनुसंधान किया और उसके बाद में 1924 में जाकर के तत्कालीन
ASI के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा की जाती है। तो ये इसकी खोज की विकास यात्रा थी। उसके बाद अपन अगला टॉपिक इसका जो बिंदु है वो लेते हैं नामकरण। नामकरण, हड़प्पा सभ्यता के नामकरण को लेकर भी सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, कई नामों से इसको बोला जाता है। क्या कारण है कि इनको अलग अलग नामों से बोला जाता है? प्रत्येक जो नाम है उसके पीछे कोई न कोई कारण है, और इन सब नामों में कौन सा नाम सबसे ज़्यादा प्रासंगिक और उपयुक्त नजर आता है उसके ऊपर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहली बात अपन करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता सर्वप्रथम जॉन मार्शल, अभी अपन ने चर्चा की थी, जॉन मार्शल ने सितंबर 1924 ईस्वी में इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में छपे एक लेख में जॉन मार्शल ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों दिया? क्योंकि इसकी सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में खोजे गए थे, इस कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया। प्रारंभिक स्थलों का इस सिंधु घाटी की और इसकी सहायक नदियों की घाटियों में खोज होने के कारण इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया, जो जॉन मार्शल ने 1924 में दिया। फिर दूसरा, इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता एक विद्वान मार्टिमर व्हीलर ने अपनी पुस्तक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली एंड बिहाइंड में मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता दिया, क्योंकि बाद के वर्षों में इसके काफ़ी स्थल सिंधु नदी के बाहर भी, सिंधु घाटी के बाहर भी अनेक स्थलों की खोज हो चुकी थी। इस कारण इसको सिंधु घाटी न करके सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। फिर अपन बात करते हैं तीसरा नाम, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में सर्वप्रथम कांस्य का प्रयोग किया गया। कांस्य का पहली बार प्रयोग करने के कारण इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था। तांबा प्लस टीन, तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया। फिर 4 नंबर पर देखें तो इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश स्थलों का, यहाँ तक कि 80% इसके स्थल, 80% स्थलों का संकेंद्रण या जमाव जो है वो प्राचीन सरस्वती नदी के क्षेत्र में होने के कारण इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। फिर प्रथम नगरीय सभ्यता, गार्डन चाइल्ड नामक इतिहासकार ने, गार्डन चाइल्ड ने इसको प्रथम नगरीय सभ्यता कहा। और फिर जो सबसे ज्यादा उपयुक्त और ज्यादा प्रासंगिक है वो नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता प्रथम उत्खनित स्थल,
क्योंकि हड़प्पा इसका प्रथम उत्खनन स्थल है। पुरातत्व की परंपरा के अनुसार किसी भी सभ्यता स्थल का नामकरण उसके प्रथम उत्खनित स्थल के आधार पर किया जाना सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। पुरातत्व की परंपरा है कि किसी भी सभ्यता स्थल का नामकरण है तो उसका जो सबसे पहले खोजा गया जो स्थल है उसके आधार पर किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो अभी अपन ने जिक्र किया था कि 1921 में आर डी साहनी ने हड़प्पा नामक इस टीले की खोज की थी। तो सर्वप्रथम कौन सा स्थल खोजा गया? हड़प्पा। तो इस हड़प्पा के नाम पर इसका जो नामकरण है हड़प्पा सभ्यता इन सभी नामों में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक और उचित ठहरता है। फिर अगला बिंदु है अपना कि हड़प्पा सभ्यता विद्वानों के आकर्षण का केंद्र रही है, क्यों? नामकरण के बाद अगला टॉपिक अपना आता है कि हड़प्पा सभ्यता विद्वानों के आकर्षण का केंद्र, विद्वानों के आकर्षण का केंद्र, आकर्षण का केंद्र, ठीक है। विद्वानों के आकर्षण का केंद्र क्या कारण है उसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन बाद में। तो विद्वानों के आकर्षण का केंद्र क्यों रही है इसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन। तो सबसे जो पहला अगर अपन कारक देखें इसका, तो एक तो ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उनमें से हड़प्पा सभ्यता भी एक है। चीन की सभ्यता है, ग्रीक सभ्यता, ये तो हड़प्पा सभ्यता के काफी बाद में आई है। तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक होना भी इसके आकर्षण का केंद्र है। दूसरा, इसके यदि भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें अपन, भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल या भौगोलिक आकार, तो विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, सबसे बड़ी। ये अपने समकालीन सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया से काफी बड़ी है। यदि मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दिया जाए तो भी उनसे बड़ी है, मिस्र प्लस मेसोपोटामिया। मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिलाकर भी उनसे बड़ी है। तो अपने समकालीन सभी सभ्यताओं से ये बड़ी है, ये भी इसके आकर्षण का केंद्र है। और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल जो है लगभग 10 से 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करें, उत्तर और दक्षिण, उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम ये है इसकी 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर देखें तो मांडा जो जम्मू में है, जम्मू में चिनाब नदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। और सबसे दक्षिणतम छोर देखें तो महाराष्ट्र का देमाबाद, देमाबाद महाराष्ट्र में, परवरा नदी है, उस परवरा नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। इसी प्रकार सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर यूपी में और हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। सबसे पश्चिम छोर की बात करें तो सूत कांगेडोर, सूत कांगेडोर बलूचिस्तान में। और ये जिस नदी के किनारे उसका नाम है दास्क नदी, दास्क नदी के किनारे। तो मांडा उत्तरी छोर, देमाबाद दक्षिणी छोर, आलमगीरपुर पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर है सूत कांगेडोर। उसके बाद में और कारण देखें जिनके कारण ये विद्वानों के आकर्षण का केंद्र रही है। तो जब इसकी खोज हुई थी 1924 में, उस समय भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो औपनिवेशिक भारत की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है, उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से इसकी खोज 1924 एक है। यानी औपनिवेशिक भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से हड़प्पा सभ्यता की खोज एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से है। जैसे 1893 में स्वामी विवेकानंद का शिकागो धर्म सम्मेलन में जो भाषण है, उसने विश्व के अनेक देशों का ध्यान भारत की ओर खींचा। इसी प्रकार जब 1924 में जॉन मार्शल ने
विश्व के सम्मुख इस सभ्यता की घोषणा की तो विश्व के अनेक देशों का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हो। तो महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से इसकी खोज मानी जाती है, इस कारण भी ये विद्वानों के आकर्षण का केंद्र है। फिर अगला जो अपना बिंदु है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और हड़प्पा सभ्यता का पतन हमेशा एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। क्यों रहा है, कारण क्या है? उद्भव और पतन विवादास्पद मुद्दा। क्यों है विवादास्पद मुद्दा? क्यों है, कारण क्या है? तो हमेशा विवादों में रहने का कारण एक तो कि इसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, और जब लिपि पढ़ी नहीं गई है तो इसमें बहुत सारी आशंकाएं, कन्फ्यूजन्स हैं। लिपि को पढ़ा नहीं गया, लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई। दूसरा कारण है जो ब्रिटिश इतिहासकार है उन्होंने हमेशा इसको विवादास्पद बनाने की कोशिश की है। क्यों? इसमें उनका जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी अहंकार की झलक आ रही है। ब्रिटिश ये नहीं चाहते कि इतनी विकसित और व्यवस्थित हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज भारत में हुई है उसके निर्माता और उद्भव का जो श्रेय है वो भारतीयों को दिया जाए, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से भारतीयों को असभ्य और बर्बर बोल चुके थे। इस कारण उन्होंने इसके उद्भव को और पतन को हमेशा विवादास्पद बनाने की कोशिश की। अब अपन इसके पतन की तो अपन बाद में चर्चा करेंगे, जब इसका हड़प्पा सभ्यता का पूरा पढ़ लेंगे तब लास्ट में। अपन इसके उद्भव की चर्चा करते हैं, उद्भव के ऊपर डिटेल से बात करते हैं। उद्भव के दो सिद्धांत होते हैं, एक होता है विसरणवादी सिद्धांत, विसरणवादी सिद्धांत, और जो दूसरा सिद्धांत होता है वो होता है विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत। विसरणवादी सिद्धांत यह कहता है कि सभ्यता नाम का जो तत्व होता है वो किसी एक क्षेत्र विशेष में विकसित होता है और वहां से विस्तृत होता हुआ अनेक स्थलों में, अनेक स्थानों पर पहुंचता है। जैसे ये एक स्थान है, यहाँ सभ्यता है, यहाँ सभ्यता का तत्व पाया जाता है और वो विस्तृत होकर के इस स्थान तक पहुंचेगा, ये विसरणवादी सिद्धांत कहता है। और जो ब्रिटिश इतिहासकार है वो इसी का समर्थन करते हैं। जबकि विकासवादी सिद्धांत ये कहता है कि सभ्यता तक पहुंचने के लिए कर्मिक विकास की, कर्मिक सुधार की जरूरत होती है। बर्बरता के स्टेज से, ये बर्बरता की स्टेज है, यहां से हम कर्मिक विकास द्वारा, कर्मिक लगातार निरंतर विकास करते हुए, सुधार करते हुए हम सभ्यता के स्टेज में पहुंचते हैं। और इस मत का समर्थन किए देसी इतिहासकारों ने। विसरणवादी सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत के ऊपर चर्चा करने के बाद अपन हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर जो मत दिए गए हैं वो एक एक करके नजर डालते हैं। पहला मत इसका विदेशी उत्पत्ति का मत, विदेशी उत्पत्ति का मत। विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन ब्रिटिश इतिहासकारों ने किया है। गार्डन चाइल्ड, जॉन मार्शल, डीडी कोसाम्बी, मार्टिमर व्हीलर आदि ब्रिटिश इतिहासकारों ने विदेशी उत्पत्ति का मत दिए और विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन करने वाले विसरणवादी सिद्धांत के ऊपर इसको सही ठहराते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो एक, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वो मेसोपोटामिया से यहाँ लोग आए और यहाँ आकर इसके विकास में सहयोग दिया। क्योंकि विसरणवादी जो सिद्धांत है वो कहता है कि एक क्षेत्र विशेष में ही सभ्यता पाई जाती है और वहाँ से सभ्यता के तत्व दूसरे क्षेत्र में पहुँचते हैं। और इनका ये कहना है कि मेसोपोटामिया से लोग भारत में आए और भारत में आकर के यहाँ की सभ्यता के विकास में अपना योगदान दिया। और ये इस मत का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकार इस बात को नहीं पचा पा रहे थे कि इतनी विकसित और व्यवस्थित हड़प्पा सभ्यता के निर्माता भारतीय कैसे हो सकते हैं। वो खुद अपने मुंह से भारतीयों को बर्बर और असभ्य बोल चुके थे। इस कारण उन्होंने विदेशी उत्पत्ति के मत का समर्थन किया। हालांकि इस मत का अब खंडन किया जा चुका है और इस खंडन के पक्ष में जो खंडन करने वाले विद्वानों ने तर्क दिए हैं वो तर्क ये है कि हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो मिले साक्ष्य उनमें काफ़ी भिन्नता है। जैसे मेसोपोटामिया में मंदिर, जिनको मेसोपोटामिया में जिगुरत बोला जाता है,
जिगुरत जैसी संरचना देखने को मिलती है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर जैसी कोई संरचना नहीं मिलती है। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटें मिली है वो धूप में पकाकर तैयार की गई थी, जबकि मेसोपोटामिया की जो ईंटें हैं वो धूप में पकाकर तैयार की गई थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता की ईंटें आग में पकाकर तैयार की गई। तीसरी बात यदि अपन देखें तो यहाँ की जो दाह संस्कार की पद्धति है, वहाँ मिस्र और मेसोपोटामिया की दाह संस्कार की पद्धति काफ़ी खर्चीली है, जबकि यहाँ उनमें किसी प्रकार के ज़्यादा आभूषण वगैरह बहुमूल्य वस्तुएं यहाँ दाह संस्कार साथ में नहीं दफनाई जाती। वहाँ पर दाह संस्कार के बाद ऊपर पिरामिड बनाए जाते हैं, साथ में भी बहुमूल्य वस्तुएं वगैरह दफनाई जाती है। इन तर्कों के आधार पर विद्वानों ने इस मत का खंडन कर दिया। उसके बाद अपन चलते हैं स्वदेशी उत्पत्ति का मत। स्वदेशी उत्पत्ति में स्वदेशी उत्पत्ति का मत, स्वोत्पत्ति का जो मत है इसमें 3 मत दिए गए। एक आर्यों से उत्पत्ति, आर्यों से उत्पत्ति, दूसरी द्रविड़ों से उत्पत्ति, और तीसरा है क्रमिक विकास, क्रमिक विकास द्वारा उत्पत्ति। तो आर्यों से उत्पत्ति का जो मत दिया है वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र, SR राव, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, राष्ट्रवादी इतिहासकारों डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, रामचंद्र, SR राव ने यह मत दिए। इनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता वैदिक आर्य है, और उन्होंने इसके पक्ष में जो तर्क दिया उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कुछ समानताएं बताई, और इस आधार पर उन्होंने इसकी उत्पत्ति का आधार वैदिक आर्यों को माना है। उन समानताओं में हड़प्पा सभ्यता से जो कपाल खंड मिले हैं, उन कपाल खंडों को यज्ञ पात्र बता करके उनको वैदिक सभ्यता से जोड़ने की कोशिश की। इसी प्रकार रंगनाथ राव ने कहा कि लोथल से जो चावल के, धान के साक्ष्य मिलते हैं, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, पशु बलि के जो साक्ष्य मिलते हैं, वो भी कहीं न कहीं वैदिक सभ्यता से साम्य दिखाते हैं। इन आधार पर इन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा कि वैदिक आर्यों ने ही हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की है। हालांकि इस मत का भी खंडन किया जा चुका है, और इस मत का खंडन करने वाले विद्वानों ने का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में काफ़ी भिन्नताएं। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता है। वैदिक सभ्यता कृषि आधारित सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता एक व्यापार आधारित सभ्यता है। इसी प्रकार वैदिक सभ्यता में गाय और अश्व को ज़्यादा महत्व मिला है, जबकि हड़प्पा सभ्यता में अपन देखते हैं अश्व के कहीं साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन गाय के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। गाय के स्थान पर वृषभ, बैल के साक्ष्य मिलते हैं। इन आधारों पर इनका खंडन करने वालों का कहना है कि नहीं, वैदिक आर्यों से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। फिर द्रविड़ों से उत्पत्ति जो सिद्धांत मत दिया है उनमें है एस के चटर्जी और RD बनर्जी। एस के चटर्जी और RD बनर्जी यानी सुनीति कुमार चटर्जी और राखलदास बनर्जी का कहना है कि द्रविड़ हड़प्पा सभ्यता के निर्माता है। इन्होंने जो तर्क दिया, उन्होंने कहा कि द्रविड़ों की जो भाषा है ब्राह्वी भाषा, ये द्रविड़ों की भाषा है जो बलूचिस्तान में पाई गई है, और बलूचिस्तान से हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई है। लेकिन इस मत का भी खंडन किया जा चुका है, और इस मत का खंडन इस आधार पर किया है कि अगर द्रविड़ इस हड़प्पा सभ्यता के निर्माता है तो द्रविड़ों की खुद की जो नगरीकरण हो रहा है वो इतनी हड़प्पा सभ्यता जितनी विकसित और व्यवस्थित नहीं है। अगर वो इसके निर्माता होते तो खुद इतने क्यों पिछड़ जाते। इस आधार पर इन दोनों का खंडन किया जा चुका है। और जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्य जो मत है वो क्रमिक विकास का मत है, जिसके ऊपर अपन थोड़ी नज़र डालते हैं। स्वदेशी उत्पत्ति में क्रमिक विकास का सिद्धांत, क्रमिक विकास का मत जो विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है। स्वदेशी उत्पत्ति के जो मत बताए हैं उनमें सबसे जो मान्य मत है वह क्रमिक विकास का मत, क्रमिक विकास का मत। क्रमिक विकास का मत मानने वाले जो भारतीय इतिहासकार है DP अग्रवाल,
यानी धर्मपाल अग्रवाल, अमलानंद घोष, SR राव, इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता जो अपने नगरीकरण के स्टेज में पहुंची है वो अपने पूर्ववर्ती सभ्यताओं में लगातार क्रमिक विकास के द्वारा इस स्टेज पर पहुंची है। यानी इन्होंने विकासवादी जो सिद्धांत, अभी अपन ने चर्चा की थी पहले, विसरणवादी सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत की, ये विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। विकासवादी सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत का ये समर्थन करते हैं। क्रमिक विकास में क्या होता है कि 5500 BC से 3200 BC इस स्टेज में उत्तर पश्चिम में कुछ समृद्ध ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, समृद्ध ग्रामीण कृषक बस्तियां। यानी 5500 BC से 3200 BC तक उत्तर पश्चिम में कुछ समृद्ध ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं, जिनमें मेहरगढ़, राना गुंडाई, किले गुल महमूद, बालाकोट, ये बस्तियां पाई जाती है। उसके बाद में और कृषक बस्तियां पाई जाती है, तो कृषि की शुरुआत यहाँ हो चुकी है, कृषि की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद में यदि अपन देखें तो 3200 BC से 2600 BC ये स्टेज आता है। इस स्टेज में आता है प्राक हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता। इस स्टेज तक आते आते, चूंकि कृषि की शुरुआत यहाँ हो चुकी है और इस स्टेज में आते आते अन्न उत्पादन सरप्लस हो गया। यहाँ कृषि की शुरुआत हो गई यानी अन्न उत्पादन शुरू हो गया, और यहाँ आते आते अन्न उत्पादन सरप्लस होने लगा। इस सरप्लस अन्न को, अनाज को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने हेतु कुछ धान्य कोठरियों का निर्माण शुरू हुआ, जिनको बोलते हैं ग्रेनरीज। ग्रेनरीज की शुरुआत इस काल में होती है। अन्न उत्पादन सरप्लस हुआ तो तकनीकी भी आई, और तकनीकी आई तो इस काल में हल का प्रयोग हुआ, नाव का प्रयोग हुआ। अपन एक जब इसके स्थल पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे जो साइट्स है वो पढ़ेंगे, उसमें अपन पढ़ते हैं कि कालीबंगा, जहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि कालीबंगा एक प्राक हड़प्पन स्थल है, क्योंकि कालीबंगा से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। और खेत किससे जोता गया? हल से जोता गया। हल की शुरुआत यहाँ हो रही है, हल की शुरुआत यहाँ हो रही है, यानी कौन सा है? प्राक हड़प्पा। फिर 2600 ईसा पूर्व से 2600 BC से 1900 BC यहां पर नगरीकरण हो चुका, नगरीकरण। फिर आगे देखें 1900 BC से 1300 BC यहां परवर्ती हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, यानी यहां से हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब यहां ग्रामीण बस्ती थी, ग्रामीण बस्ती या अपन कहें कि ग्रामीण सभ्यता थी, और यहां से लगातार विकसित होती हुई यहां नगरीकरण की स्टेज में पहुंचे। ये नगरीकरण की स्टेज है, जिसको अपन, इसको यदि अपन माने बर्बरता की स्टेज और इसको माने सभ्यता की स्टेज, तो बर्बरता से सभ्यता तक का ये जो विकास है ये लगातार क्रमिक रूप से हो रहा है, इसलिए इसको विकासवादी सिद्धांत कहते हैं, और या क्रमिक विकास का मत कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का अभी वर्तमान में सर्वाधिक मान्य मत यही है। उसके बाद ये अपन बात करें, अगला अपना जो बिंदु है वो है हड़प्पा सभ्यता के शासक वर्ग की विलक्षणताएं, शासक वर्ग की विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता के शासक वर्ग हड़प्पा सभ्यता की अन्य जो समकालीन सभ्यताएं हैं, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, उनके शासक वर्ग से तुलना करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता के शासक वर्ग अपन कह सकते हैं कि कितने अच्छे थे। शासक वर्ग की विशेषता, शासक वर्ग की विशेषता, पहली विशेषता
कि हड़प्पा सभ्यता के शासकों ने जन सामान्य के जीवन स्तर को उन्नत बनाया। जन सामान्य के जीवन स्तर को उन्नत बनाया। जबकि तत्कालीन मिस्र और मेसोपोटामिया के शासकों को देखें तो मिस्र के शासकों ने अपने दासों और श्रमिकों का शोषण करके वहां पर बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण किया। इसी प्रकार मेसोपोटामिया के शासकों ने अपने वहां के श्रमिकों और दासों का शोषण करके वहां बड़े बड़े मंदिर, जिनको मेसोपोटामिया में जिगुरत कहा जाता है, जिगुरत का निर्माण किया। वहीं हड़प्पा सभ्यता के शासकों ने सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का खर्चा नहीं करके जन सामान्य का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया। दूसरी विशेषता यदि देखें हड़प्पा सभ्यता के शासकों की गुड गवर्नेंस, अच्छा प्रशासन जिसको कह सकते हैं, सुशासन, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, दो चीजें देखकर आप कह सकते हो कि इनकी जो गवर्नेंस थी वो कितनी शानदार थी। एक तो टाउन प्लानिंग, दूसरा ड्रेनेज सिस्टम। ये देख करके हर कोई कह सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के शासकों की जो गवर्नेंस थी वो बहुत शानदार थी। तीसरी बात, हड़प्पा सभ्यता के शासक युद्ध प्रिय नहीं थे। ये कैसे कहा जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता के शासकों के जो औजार, हथियार मिलते हैं उनके आधार पर, जो हथियार मिलते हैं वो हथियार दो प्रकार के होते हैं। तो जो हथियार हमें मिलते हैं वो दो प्रकार के हथियार होते हैं, एक आक्रामक और दूसरे रक्षात्मक। यदि हथियार आक्रामक मिले हैं, इसका मतलब अपन जैसे नाम से इनका समझते हैं कि आक्रामक हथियार मिलते हैं, इसका मतलब वो युद्ध के हथियार हैं, और रक्षात्मक मिलते हैं इसका मतलब वो शिकार के नहीं। ये बिल्कुल इसे आपको थोड़ा सा उल्टा याद रखना है कि यदि हथियार आक्रामक है, आक्रामक प्रकार के हथियार मिले तो युद्ध के हथियार नहीं है बल्कि शिकार के हथियार हैं। और यदि रक्षात्मक हथियार मिलते हैं, रक्षात्मक का मतलब यदि कोई ढाल या कवच ऐसे कुछ हथियार मिलते हैं तो वो युद्ध के हथियार होते हैं। यानी यदि आक्रामक हथियार मिलते हैं इसका मतलब वो युद्ध के हथियार नहीं है, शिकार के हथियार है, और यदि रक्षात्मक हथियार मिलते हैं तो वो युद्ध के हथियार है। तो इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता के शासकों के जो हथियार हमें मिले हैं वो आक्रामक प्रकार के हथियार मिले। इसका मतलब वो शिकार के लिए काम में लेते थे, युद्ध के काम नहीं लेते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के शासक वर्ग थे वो युद्ध प्रिय नहीं थे। इस प्रकार आज का अपना जो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।